Hello, students. How are you all? I'm sure all of you must be so amazing. I'm Rajni Mamgai, biology master teacher at Vedantu, and today we are going to discuss life processes nutrition part for KVPY essay. So let me just start with the KVPY essay life processes nutrition part. We will be seeing many things about the nutrition today, right? So let me take you ahead and let's start with the nutrition part. So when we talk about life processes, हमें पता है कि लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए लाइफ को चलाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं. न्यूट्रिशन, हम खाना खाते हैं, वो खाना न्यूट्रिएंट में चेंज होता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज होता है. हमारी बॉडी उस खाने से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद क्या करती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है. सो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से हमें एनर्जी का सोर्स मिलता है. रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाइक उस न्यूट्रिएंट को तोड़ता है, जैसे ग्लूकोज को तोड़ेगा इन CO2 वाटर एंड एनर्जी निकालेगा. तो उस खाने का जो यूटिलाइजेशन है वो रेस्पिरेशन से होता है. उसके बाद हमें पता है यार, जितना भी खाना पीना है या जितनी भी चीजें हैं वो ट्रांसपोर्ट होनी है, तो वो सर्कुलेशन करेगा. सर्कुलेटरी पाथवे करते हैं सारी चीजों को सर्कुलेट. और उसके अलावा यहाँ पे एक्सक्रीटरी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है इन सब चीजों से, वो सारा बॉडी से बाहर निकालता है एक्सक्रीटरी सिस्टम. काफी सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम न्यूट्रिशन करेंगे, जो काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है इसका और मजेदार भी है. तो हम देखेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म मतलब लेते हैं, कैसे वो कंज्यूम करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन नाउ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, हमें पता है यार कि न्यूट्रिशन जो चाहिए, बॉडी एक तरह की मशीन है. मशीन है तो भाई उसको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है. तो रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए क्यों होती है? जिससे हम बॉडी को और ज्यादा एफिशिएंटली काम करा सके. तो वो मेंटेनेंस के लिए एनर्जी आएगी कहां से, राइट? तो वो एनर्जी यहाँ पे हम खाने से लेते हैं, जो कि हम खाने को बाहर से लेते हैं, और वो खाना जो बाहर से लिया वो अंदर जाकर एनर्जी बनाएगा. है ना अमेजिंग पार्ट? तो बाहर से फूड लेंगे और वो फूड जो है वो बॉडी कन्वर्ट करेगी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, और फिर वो जो है एनर्जी का सोर्स की तरह काम करेगी हमारे लिए. और ऑब्वियसली दैट इज द न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे न्यूट्रिशन जो होता है बच्चा, हम लेते हैं कहाँ से? फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द फूड, राइट? सो वी गेट नरिशमेंट फ्रॉम फूड. सिंपल सी बात है. और खाने को हम खाते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन से ही एनर्जी निकलती है, राइट? तो दैट इज द न्यूट्रिशन. वी गेट नरिशमेंट फ्रॉम द फूड एंड ऑब्वियसली वी यूटिलाइज इट, राइट? अब हमें चाहिए क्यों खाना? चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए क्यों होता है? तो ऑब्वियसली खाना हमें इसलिए चाहिए होता है, जितनी भी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है. हमें पता है यार, हमारी बॉडी जितनी भी काम करती है, जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, वो सब एक केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में. तो हमारी बॉडी कुछ नहीं है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. तो मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन का ही प्रोडक्ट हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम में चल रहा है. पूरी बॉडी ही एक बायोकेमिकल सिस्टम है, जहां पे खूब सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. तो उन केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है. उसके अलावा हमें ग्रो के लिए, मैंने कहा बॉडी को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, इन सब के लिए हमें नरिशमेंट चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन है उससे हमें मिलता क्या है. तो वी गेट न्यूट्रिएंट. हमें खाने से मिलता क्या है? न्यूट्रिशन से मिलता क्या है? न्यूट्रिएंट मिलते हैं. न्यूट्रिएंट के भी अगर आप टाइप्स देखेंगे जो हमें खाने से मिल रहा है, उसके भी दो टाइप हैं. कौन से दो टाइप हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट. तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट के भी दो टाइप हैं. दो तरह के न्यूट्रिएंट हम से मिलते हैं हमें फूड से जब हम खा रहे हैं, मैक्रो और माइक्रो. तो माइक्रो मतलब हमें कम अमाउंट में चाहिए, मैक्रो मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए. सिंपल सी बात है. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है जैसे वाटर, ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है पानी भी, लेकिन पानी ऐसा है कि हमें इसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट में इसको लिखते हैं हम लोग. बाकी अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मिनरल्स को भी हमें डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता,
वाइटामिन्स को भी हमें डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, एंड दीज आर ऑल दीज थिंग्स आर एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म। बॉडी में केमिकल रिएक्शन के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, है ना। तो एसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शन जरूरी है बॉडी में। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो एनर्जी का सोर्स है, जो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए और ऑब्वियसली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये सारे। तो इसमें होता क्या है, ऑब्वियसली हम जो खाना खाते हैं हमें पता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, जो भी बैलेंस डाइट हम लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, जैसे राइस खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट का वो सोर्स है। उसके अलावा यहाँ पे फैट, जो भी हम लोग घी खाएंगे, बटर खाएंगे, या फिर कोई भी ऐसा जो जिसमें फैट प्रेजेंट होगा, जैसे एग योक होगा तो उसमें भी फैट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन, जितने भी दालें खाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें प्रोटीन का वो सोर्स होता है। दीज थ्री आर दी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये तीनों हमें एनर्जी देते हैं। इन तीनों चीजों को हमें मेनली यही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ये कॉम्प्लेक्स फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्टार्च अगर देखेंगे तो स्टार्च जो है एक लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनेंगे। एंड स्टार्च हमें पता है यार, राइस हो गया, चपाती हो गया, पोटैटो हो गया, इन सब में स्टार्च तो होता ही है। तो स्टार्च एक लंबी सी चेन है ग्लूकोज की। तो इसका मतलब ये पॉलीमर है। पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट। बहुत सारे यूनिट से, बहुत सारी सिंगल यूनिट से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये है कॉम्प्लेक्स फूड जो हमने खाया। और इसी कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी भैया एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो होता क्या है हमारी बॉडी में, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन से क्या होगा, डाइजेशन से फिर इसको स्मॉल 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 मॉलिक्यूल में, यानी मोनोमर में तोड़ा जाता है। मोनो मतलब सिंगल यूनिट में, मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स यूनिट। सो सिंगल यूनिट में इसको तोड़ा जाता है, सिंपल सी बात है। और स्टार्च के सिंगल यूनिट ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज इज द सिंगल यूनिट ऑफ द स्टार्च, इसमें टूटेगा। और यहाँ पे हमने इसको सिंगल और सिंपलेस्ट यूनिट में क्यों कन्वर्ट करा, हमने इसको सिंपलेस्ट यूनिट में इसलिए कन्वर्ट किया जिससे कि हमारी बॉडी इसको एब्सॉर्ब कर सके और एनर्जी निकाल सके इसको यूज करके। तो एब्सॉर्बेबल फॉर्म में सिंपलेस्ट यूनिट ही एब्सॉर्बेबल फॉर्म होती है, जो कि हम ऑब्वियसली एब्सॉर्ब करेंगे बॉडी में और उससे एनर्जी डिराइव करेंगे। दैट्स ऑल, ये आपको याद रखना है। यही मतलब होता है डाइजेशन का, कि जो खाना खाया है उसको स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़कर और बॉडी सिंपलेस्ट यूनिट में तोड़कर बॉडी उसको एब्सॉर्ब करेगी, एब्सॉर्बेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। दिस इज द पर्पस ऑफ डाइजेशन। और फिर इसी एब्सॉर्बेबल फॉर्म को हमारी सेल यूटिलाइज करके एनर्जी निकालते हैं, और वो एनर्जी आपको पता है बहुत सारे रिएक्शंस में लग जाती है, यूटिलाइज हो जाती है ना। अमेजिंग। तो देख लो कैसे हर सिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जब हम लोग ये न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, मैं बार बार एक चीज यहां पे रिपीट कर रही हूं, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। तो बेटा मेटाबॉलिज्म मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं, मैंने कहा हमारी बॉडी इज दी केमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी एक प्रोडक्ट है केमिकल रिएक्शन का। हर एक चीज में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म मीन्स सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन हैपन इन अवर बॉडी। Sum of all biochemical reaction occurs in body. Occurs in body, that is the metabolism. अब मेटाबॉलिज्म जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं ना बेटा, वो दो टाइप के होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा टाइप का होता है रिएक्शन एनाबॉलिज्म। क्या डिफरेंस है इनमें, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है? तो सोचो, खुद सोचो भाई, कि जब भी हम लोग देखेंगे हमारी बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, राइट, इन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि दो तरह की रिएक्शन उनकी बॉडी में हो रही होती है। तो कैटाबॉलिज्म मीन्स सिंपल सी बात है यार, कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसा मैंने अभी बताया, पॉलीमर एक लंबी सी चेन है, बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनी है। तो जो पॉलीमर यूनिट है और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो टूटकर सिंपल कंपाउंड में जब बदल जाता है,
जब इसके बॉन्ड टूट गए, ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और यहाँ पे बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी, या फिर आप एनर्जी बोल सकते हैं। एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होता है, क्योंकि एनर्जी अल्टीमेटली एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर हो जाती है बॉडी में। तो ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। जैसे घर में हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो हम उसको जमा कर देते हैं, है ना, सेव कर देते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम उसको खर्च करेंगे अपनी फेवरेट चीज को लेने में। तो सेम एटीपी भी हमारी बॉडी का करेंसी है, और इसी करेंसी को हमारी बॉडी सेव कर लेती है बाद के लिए, है ना, मजेदार। सो एटीपी जो है वो मतलब यहाँ पे कैटाबॉलिज्म जो है वो ब्रेक डाउन है, यहाँ पे चीजें टूटती हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब डिस्ट्रक्ट हो रही है, टूट रही हैं चीजें, गॉट इट। तो ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं। और ये क्यों होती है? जब एनर्जी निकालनी होती है या एनर्जी को सेव करना है। डाइजेशन इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल डाइजेशन है, क्योंकि डाइजेशन में एक्चुअली में यही हो रहा होता है ना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एनाबॉलिज्म की अगर बात करेंगे तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है ना, कि जो सिंपल फॉर्म है, सिंपल कंपाउंड, वो जुड़कर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स और पॉलीमर यूनिट बना देंगे। तो ये खूब सारी यूनिट्स जुड़कर बॉन्ड बनाकर एक लंबी सी चेन बना रहे हैं। तो इन बॉन्ड बनाने के लिए ना यहाँ एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे एटीपी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो भाई बनाने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है। तो एनाबॉलिज्म इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, जिसमें चीजें बन रही हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रही हैं, पॉलीमर से मोनोमर से पॉलीमर बन रहा है, सिंपल। तो इसमें तो भाई एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि बनानी है चीजें। और एग्जाम्पल क्या है इसका बेस्ट? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है CO2, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट की प्रेजेंस में बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस। यस, तो हमें पता है यार, प्लांट जो होता है अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। वो सिंपल कंपाउंड को जोड़कर एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर, लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके वो क्या करता है, अपना ग्लूकोज, अपना खाना बनाएगा। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। तो आई एम श्योर बच्चा, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर दैट क्या किसमें कैसे खाना खाया जा रहा है, कैसे रिएक्शन हो रही है। तो हमारी बॉडी कुछ नहीं है, फिर मैंने कहा इट्स दी प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसा आप देख पा रहे हैं। और ये केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली डिफरेंट एंजाइम्स करते हैं। सो एंजाइम्स आपको पता है क्या करेंगे, रिएक्शंस करवाते हैं, रिएक्शन को फास्ट करवा देते हैं, है ना। तो ये जितने रिएक्शन होते हैं ना, उनके पीछे एंजाइम्स का भी रोल होता है, जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके सब चीजें देखेंगे, मजेदार है ना। अब नेक्स्ट हम लोग, अभी तक तो हमने ट्रेलर देखा कि भाई क्या है न्यूट्रिशन, कैसे कैसे होता है, बहुत अच्छी बात है, ट्रेलर देख लिया। नाउ वी विल सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई इतने ऑर्गेनिज्म हैं, हर किसी का अलग अलग तरीका है ना खाना खाने का, तो हम वही देखेंगे कि किस किस ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे नरिशमेंट मिलता है उनको, ठीक है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखेंगे तो बच्चा यहाँ पे क्या क्या होता है, तो सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑटो मतलब होता है भाई सेल्फ, और ट्रॉफ मतलब नरिशिंग। तो अपने आप अपने लिए अपना खाना खुद बनाते हैं, ये ना आत्मनिर्भर है, तो इनको जरूरत नहीं है, ये कहेंगे, ये कहते हैं हम खुद अपने आप को नरिश कर सकते हैं। तो ये सिर्फ नरिशिंग होते हैं, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए, जगत के लिए खाना बनाते हैं, दैट इज प्लांट। तो प्लांट सिर्फ अपने लिए नहीं भाई, पूरे जगत के लिए खाना बनाते हैं। वो पूरे जगत का किचन है वो, है ना, उसका जो क्लोरोफिल है वो पूरे जगत का किचन है। तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए खाना बना रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब उन्हीं पे डिपेंड है भाई, ठीक है। ऑटोट्रॉफ है, और नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफ। क्या है बेटा? हेटेरोट्रॉफ्स। और हमें पता है हेटेरो मतलब क्या होता है, जो दूसरों के ऊपर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने नरिशमेंट के लिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, तो नरिशमेंट लेगा लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि हम तो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है,
ठीक है, एनिमल्स वो सारे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, वन मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो ऑटोट्रॉफ में एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे जो खुद खाना बना सकते हैं। एक होते हैं बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब कि ये क्या करते हैं ना, केमिकल को यूज करके अपना खाना बनाएंगे, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए, वो नाइट्रोजन को यूज करके अपना खाना वाना बना लेते हैं। सल्फर हो गए केमिकल्स, सल्फर को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं, है ना। तो बैक्टीरिया बेसिकली ऐसे कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, फोटो। तो फोटो मतलब लाइट से वो अपना खाना बनाते हैं। तो लाइट को सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे केमिकल को सोर्स ऑफ एनर्जी रखकर वो खाना बनाएंगे, और फोटो मतलब लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके वो खाना बनाएंगे। तो फोटो मतलब यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होगा इसका, लाइट, एंड दीज आर फोटो ऑटोट्रॉफ, एज सिंपल एज दैट, राइट। हेटेरोट्रॉफ्स की अगर बात करेंगे तो भाई इसमें तो हमें पता है, और ये क्या करते हैं बच्चा, जो भी फोटो ऑटोट्रॉफ है वो सिंपल कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे CO2 वाटर को यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हेटेरोट्रॉफ क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम खाएंगे खाना चपाती जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड है, स्टार्च है ना। तो स्टार्च जो है मैंने अभी दिखाया, लंबी चेन है, कॉम्प्लेक्स चेन है, उसको डाइजेस्ट करेंगे सिंपल एब्जॉर्बेबल यूनिट में, और फिर उससे एनर्जी निकालेंगे, मतलब उससे एनर्जी हमारी बॉडी निकालती है। सिंपल एब्जॉर्बेबल यूनिट सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो भाई इसका एग्जाम्पल कौन है, स्पेशली फंजाई हेटेरोट्रॉफ होते हैं, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ है ना। ऐसे ये आपको याद रखने, कुछ प्लांट्स भी मिक्सोट्रॉफ होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों होते हैं, वो भी हम देखेंगे सारे। तो ये हम लोगों ने देखना है ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ काफी काफी डिटेल में, ठीक है। तो उसके अलावा हेटेरोट्रॉफ में जैसे कुछ प्रोटिस्टा भी आ जाते हैं, जैसे अमीबा हो गया। तो हमारी बुक में ऐसे के लेवल पर अमीबा इज इंपॉर्टेंट, इवन पैरामीशियम हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे लोग खाने को कॉम्प्लेक्स फूड ही खाते हैं, और उसको डाइजेस्ट करते हैं सिंपल एब्जॉर्ब करने वाली यूनिट में, कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके एनर्जी निकाले, ठीक है। तो लेट मी टेक यू अहेड, एंड पहले हम ऑटोट्रॉफ देखेंगे और फिर हेटेरोट्रॉफ पे आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद दी फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो मतलब लाइट, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स होता है नरिशिंग। भाई लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके अपना खाना खुद बना रहे हैं मस्त करके, है ना। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ऑब्वियसली प्लांट्स ही होते हैं। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, कैसे बनाएंगे खाना जल्दी बताइए, बाय यूजिंग CO2 from air, water absorbed from root, in presence of sunlight. Sunlight is the source of energy. इन द प्रेजेंस, तो देख लो अगर आप डेफिनेशन भी लिखते हो ना तो आप सब चीजें उसमें इन्वॉल्व करोगे। हमें पता है CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट से एनर्जी मिलेगी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और लाइट, ठीक है। एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, सो लीफ की जो क्लोरोफिल पिगमेंट, स्पेशली लीफ तो हरे पार्ट में होता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट हरे पार्ट वाला जो भी पार्ट होगा उसमें क्लोरोफिल होंगी, वो रेस्पिरेशन में मदद करेगा, स्पेशली हमें पता है वही वो लीफी होती है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस है। फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस ये करेंगे। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मतलब खाना बनाना। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ही ये होगी जो मैंने अभी लिखी। अब मुझे इसको सिंपल तरीके से रिएक्शन की फॉर्म में लिखती हूं मैं, ठीक है। तो बेटा CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा हमारे लिए, उसके अलावा यहां पे ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा C6H12O6, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करेंगे
तो लो जी, हमारी एनसीईआरटी ऐसे ही कुछ बैलेंस कर रही है इसको, है ना। तो ये सबको केमिस्ट्री पता है ना, केमिस्ट्री में सबने बैलेंस करा होगा। तो बस ये इसका बैलेंसिंग है। तो CO2 कहाँ से मिलेगा? CO2 जो है, मैंने कहा जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन पार्ट करते हैं, मेनली लीफ करती है। तो लीफ में ना बेटा स्टोमेटा होते हैं, है ना, सबको पता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का काम होता है भाई, लीफ में ऐसे 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 स्टोमेटा होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑब्वियसली खाना बनाते हैं, मतलब जो एयर को CO2 O2 को एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरीके से लीफ में ऐसे ऐसे डाइकॉट लीफ में ऐसे 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 गार्ड सेल होते हैं, लीफ में प्रेजेंट है गार्ड सेल। तो वो गार्ड सेल जो प्रेजेंट है लीफ में, है ना, लीफ में प्रेजेंट है ये वाले सेल लीफ के सरफेस में, और इनके बीच में पोर है जिसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमाटा से ही CO2 O2 का एक्सचेंज होता है पत्ते और एनवायरमेंट में। तो CO2 कहां से आता है? हवा से जाता है स्टोमेटा के थ्रू लीफ में। वाटर कहां से जाएगा? ऑब्वियसली सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा वाटर कौन? रूट। सो रूट जो है वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। सो रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल और उसको फिर वेसल्स के थ्रू, जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू लीफ तक पहुंचाएगा पानी को, है ना। तो यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब करके वेसल्स के थ्रू, वेसल्स मतलब जाइलम फ्लोएम वेसल्स, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से लीफ तक पहुंचाएगा पानी को। तो बस ऐसे ही वाटर प्रोवाइड किए करेगा लीफ को फॉर द फोटोसिंथेसिस। और सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पता है भाई, फोटोसिंथेसिस है तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होगा? सिंपल सी बात है, चमकता हुआ सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। वैसे तो आप आर्टिफिशियल लाइट भी दे सकते हैं सन वाली, लेकिन ठीक है, सनलाइट इज द लाइक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो सनलाइट से एनर्जी आएगी वो होगा सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आपको याद रखना है। और ये सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है लीफ की। तो क्लोरोफिल पिगमेंट इसको एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। केमिकल एनर्जी मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और प्लस ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, और यहाँ पे वाटर भी रिलीज करता है, लेकिन मेनली ऑक्सीजन, ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ लाइक इज द एंड प्रोडक्ट। एंड जो ऑक्सीजन का सोर्स है ना CO2 और वाटर में से, पता है कौन होता है? ऑक्सीजन कौन निकालता है? वाटर। वाटर इज द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन, है ना, मजेदार बात। और CO2 जो है उसका रिडक्शन हो जाता है इस रिएक्शन में, और वो कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6। केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? हाइड्रोजन का जुड़ जाना, है ना। हाइड्रोजन का जुड़ जाना किसी केमिकल के साथ, वो रिडक्शन रिएक्शन है। अभी हम देखेंगे क्या चल रहा है ये। तो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 कहां से आया? हवा से। हवा में स्टोमेटा में घुसा, स्टोमेटा में जो है वो ऑब्वियसली लीफ में प्रेजेंट है, लीफ के गार्ड सेल उसको बना रहे हैं स्टोमेटल पोर को, वहां से CO2 आया, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर में निकल जाती है स्टोमेटा से। वाटर कहां से आया? मिट्टी से, रूट के थ्रू। रूट ने वेसल्स में जाइलम में डाला पानी, वो लीफ तक आ गया। फिर फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर। और ये जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर भी हो जाता है ना, ये हमें पता है। एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज हो सकता है। तो बच्चा दिस इज ऑल अबाउट दी फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन। अब मैंने कहा भाई साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो अगर हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे होता कहाँ है भाई ये, तो आप लोगों ने देखा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेनली लीफ होती है, ग्रीन पार्ट्स होते हैं मेनली लीफ। तो ग्रीन पार्ट चाहे कोई भी हो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, मेनली इसमें लीफ ही आपको याद रखना है। तो लीव्स होती हैं जहां पे मेन फोटोसिंथेसिस चलता है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि मेन साइट लीफ में भी कहां पर होती है, तो ये है पत्ता, पत्ते को ग्रीन बनाते हैं ना, ये देखो ये है लीफ। तो ये है मेन सोर्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये है इसका मिड रिब। मिड रिब मतलब ऑब्वियसली
यहाँ पे ये मिडरिब है जिसके थ्रू ये छोटे छोटे इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारे निकले हुए होते हैं। ये लीफ का ब्लेड है, लीफ के कॉर्नर्स हैं, लीफ की हेड क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्रीज हैं, दैट इज नोन एज लीफ लेमिना। लीफ ब्लेड का जो सरफेस है ना। पिटियोल जहां से ये स्टेम पर चिपका हुआ होता है, पिटियोल जहां से ये ऑब्वियसली स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो पिटियोल रीजन से जुड़ा होता है। ये लीफ है। और लीफ में भी कहाँ होता है बेटा फोटोसिंथेसिस? तो मैंने अभी कहा इसमें जो मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो है क्लोरोप्लास्ट। वेयर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट अभी बताऊंगी। तो इसमें भी जो मेन साइट है, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पे एक्चुअल में किचन है, जो फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बन रहा है, जगत के लिए खाना बन रहा है, खुद के लिए भी नहीं, सबके लिए खाना बनाता है। तो मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जगत का खाना यही बना रहा है, लाइट को यूज करके, लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके। सो किचन ऑफ प्लांट। और भाई ये तो सबके लिए ही प्लांट, किचन प्लांट का है, लेकिन खाना सबको खिलाता है ना। नेक्स्ट है, अगर मैं थोड़ा सा पोर्शन लू इसका और इसको बहुत जूम करके आपको दिखा दूं, लीफ का छोटा सा पोर्शन लेकर जूम करके दिखा दूं ये दिखता कैसे है। तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें जो है सबसे पहले ऐसे ऊपर वाली लेयर होंगी सेल की, ऐसे ऊपर वाला लीफ का, जैसे ऑब्वियसली फ्लैट होता है लीफ, एक ऊपर सरफेस वाला होगा, एक नीचे सरफेस। तो मैं बस उसका ट्रांसफर सेक्शन बता रही हूँ। तो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला सरफेस, वो जो होता है वो अपर एपिथेलियम है। तो ऑब्वियसली ये सेल है, सेल की एक लेयर है, इसको बोलेंगे आप अपर एपिथेलियम। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। और ऑब्वियसली अपर एपिथेलियम में यहाँ पे गार्ड सेल, स्टोमेटा वगैरह होते हैं, बट थोड़े कम अमाउंट में होते हैं। ये गार्ड सेल है, इसके बीच में स्टोमेटा होगा ना, जो मैंने अभी बताया। तो ऐसे अपर सरफेस पे होता है ये, लेकिन कम होते हैं ये अपर सरफेस पे ऊपर, क्योंकि वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में होता है, पता चले सारा पानी इवेपोरेट हो गया, इसलिए अपर सरफेस पे ये थोड़ा कम ही होता है ना, लीफ के अपर सरफेस पे। और यहाँ पे उसके अलावा जो अपर सरफेस ऑफ लीफ होती है ना बेटा, अपर एपिथेलियम, वो ऐसा नहीं कि पूरी एक्सपोज है सनलाइट से डायरेक्टली में, नो 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 नो, इट इज हैविंग अ क्यूटिकल लेयर ऑल्सो। तो यहाँ पे एक क्यूटिकल लेयर भी इसके ऊपर होती है, जो कि वैक्सी लेयर है, जो कि क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, मेड ऑफ क्यूटिन। तो ये किससे बना होता है? क्यूटिन कंपाउंड से बना होता है क्यूटिकल लेयर। एंड यहाँ पे ये प्रिवेंट वाटर लॉस, बहुत ज्यादा पानी के लॉस को रोकता है। तो ये चीज आपको याद रखना, वैक्सी लेयर है, ठीक है, अपर एपिथेलियम में प्रेजेंट है। अपर एपिथेलियम के नीचे बेटा यहाँ पे ना एक मीजोफिल लेयर होती है सेल की, है ना, मीजोफिल लेयर होते हैं। तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ऑब्वियसली स्पेशल सेल है, दैट इज द मीजो एपिथेलियम, मीजोफिल लेयर। तो ये है मीजोफिल लेयर की सारे सेल। तो मीजोफिल लेयर भी ना एक्चुअली में दो टाइप की होती है। तो एक ये है, और दूसरे यहाँ पे खुले खुले ऐसे होते हैं, खुले खुले से प्रेजेंट होते हैं ऐसे। तो ये दोनों ही लेयर मीजोफिल लेयर की है, मीजोफिल सेल की है। तो दीज टू लेयर्स इज ऑफ मीजोफिल सेल। तो यहाँ पे मीजोफिल लेयर होती है। तो मीजोफिल में अपर लेयर जो है दैट इज द पैलिसेड टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू में ऊपर वाली जो है वो पैलिसेड टिश्यू है, और उसके जस्ट नीचे जो ये दिख रहे हैं आपको, ये स्पॉन्जी टिश्यू है। तो मतलब मीजोफिल टिश्यू भी दो टाइप का होता है, एक पैलिसेड और एक स्पॉन्जी। अब आप कहोगे कि मैम ये इसमें होता क्या है? तो बेटा इसमें एक्चुअली में ना पैलिसेड टिश्यू और जो स्पॉन्जी टिश्यू है, इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट, जो मैंने कहा था मेन साइट ऑफ क्लोरोफिल है। तो इसमें होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो मेन साइट ऑफ ऑब्वियसली इसका है। ये चीज आपको याद रखना है, पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी टिश्यू स्पॉन्जी पेरेन्काइमा भी इसको बोलते हैं, जो कि काफी लूज लूज अटैच्ड है। और यहीं पर ही वेसल्स भी खुलती हैं, जाइलम फ्लोएम। तो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम भी खुलेगा। तो ये जाइलम फ्लोएम है, वैस्कुलर टिश्यू है इसका, ये वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर बंडल है, जो कि ऑब्वियसली वाटर को लेकर आएंगे लीफ तक। तो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम खुलता है, जो कि लेकर आएंगे यहाँ पे वाटर और मिनरल लीफ तक, है ना। उसके बाद
यहाँ पे जो लोअर एपिडर्मिस है वो इसको कवर कर रहा है। अब भाई नीचे भी तो सरफेस होगा ना इसका, लोअर एपिडर्मिस इसको कवर कर रहा है, इसमें गार्ड सेल भी है, देख रहे हो, गार्ड सेल भी है, ये देखो। तो ये है बेटा लोअर एपिथेलियम, जो नीचे वाले पत्ते को नीचे वाली साइड से कवर कर रहा है, लोअर साइड ऑफ लीफ है ये। और यहाँ पे ये जो है वो गार्ड सेल है। तो नीचे वाली सरफेस पे गार्ड सेल ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता है लाइट के। तो स्टेमेटल पोर यहाँ पे खुलेंगे इसके, और यहीं से CO2 O2 का एक्सचेंज होगा, हमें पता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने फिर कहा स्टोमेटल पोर जो है उसको गार्ड सेल ऐसे कवर करता है। इवन गार्ड सेल के भी अराउंड कुछ सेल्स होते हैं स्पेशल वाले, एपिडर्मल सेल उनको बोलते हैं, जो आपको दिख ही रहे, सरफेस वाले सेल जो होते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे गार्ड सेल, और ये जो पोर है स्टोमेटल पोर, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जो स्टोमेटल पोर आपको दिख रहा है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसका काम होता है, दैट्स ऑल। CO2 यहीं से एंटर करेगा और वाटर जाइलम से एंटर करेगा। तो ये मैंने आपको लीफ का एकदम जूम वर्जन दिखा दिया, और आपको पता चल गया कि भाई क्लोरोप्लास्ट कौन सी टिश्यू में होते हैं, मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द मेसोफिल टिश्यू लेयर, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, वन इज द पेलिसेड और दूसरा होता है स्पॉन्जी, और इसमें ज्यादा क्लोरोफिल होते हैं। तो मतलब दोनों में से अगर देखेंगे किसमें ज्यादा है, तो मोर क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दी पेलिसेड लेयर या क्लोरोप्लास्ट, राइट। सो मेनली क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, दैट वी विल सी। तो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट किसमें होंगे बेटा, यहाँ पे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट जो है वो पेलिसेड लेयर में होंगे, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ज्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट है वो ऑब्वियसली यहां प्रेजेंट है। सो दैट्स ऑल। सो आई एम श्योर दैट यहां पर आप सबको क्लियर हुआ कि कैसे कैसा स्ट्रक्चर है इसका। तो इतना ही आपको याद भी रखना है जो हमारे इस एग्जाम के लिए, राइट। सो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर लेट मी जस्ट जूम द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट नाउ। अब मैं तुम लोगों को सारा जूम करके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है। तो क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो बेटा ये इस तरीके से होता है कुछ। ये है क्लोरोप्लास्ट, ये देखो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो यहाँ पे ऐसे। ये मैं क्लोरोप्लास्ट को जूम कर रही हूँ। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, पेलिसेड मेसोफिल टिश्यू में। मेसोफिल टिश्यू दो टाइप का है, दैट इज द पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों है इसमें से ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट पेलिसेड लेयर में होता है, दैट वी नो, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर हम उसको जूम करके एक क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे पेलिसेड टिश्यू से निकाल के, वो ऐसा दिखेगा, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसमें होगा बेटा आउटर मेम्ब्रेन, इसमें होगा इनर मेम्ब्रेन। ये मैं आपको क्लोरोप्लास्ट को जूम करके दिखा रही हूँ, देख रहे हो कितने जूम में चले गए हम एकदम किचन में घुस गए उसके। और यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, देख रहे हो कैसे एकदम अंदर किचन में चले गए उसके। और ये पूरा जो स्पेस आपको अंदर दिख रहा है ना बेटा, ये पूरा स्पेस जो है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा जो है वो पूरा स्पेस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाला, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे होता क्या क्या है, इसके पास होंगे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये आपको दिख रहा है, ये देखो छोटा सा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस एक कॉइन को बोलते हैं थाइलेकॉइड। और बहुत सारे कॉइन जब पाइलअप हो जा रहे हैं ना, ऐसे कॉइन के एकदम वो जैसे बहुत सारे सिक्के लो और उसको इकट्ठा कर दो तो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, है ना। तो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा थाइलेकॉइड। और बहुत सारे जब साथ में से पाइलअप हो जाते हैं उस स्ट्रक्चर को ग्रैनम बोलते हैं। तो एक को बोलेंगे ग्रैनम, एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्रैनम, और बहुत सारे स्ट्रक्चर को साथ में बोलते हैं ग्रैना। तो ग्रैनम जो है वो सिंगुलर टर्म है, एक एक पाइल को बोलेंगे ग्रैनम। और वहीं अगर ग्रैना टर्म लिखा होगा तो मतलब प्लूरल है, बहुत सारे बिल्डिंग्स जो हमने बनाई है कॉइन की, वो ग्रैना हो गए सारे। और एक कॉइन जो है वो क्या है, थाइलेकॉइड है। तो बच्चा जो एक कॉइन है, वन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट कॉइन जैसा स्ट्रक्चर जो है, दैट इज थाइलेकॉइड। पाइल्स को ग्रैनम, बहुत सारे को ग्रैना बोल रहे हैं, ठीक है।
अब पता है क्या, ये सारे ग्राना आपस में ना जुड़े हुए होते हैं ऐसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रोमा लेमेला। ये एक इसकी तरह होता है, क्या बोलते हैं, एक फाइबर की तरह होता है, ठीक है, जो इनको जोड़ रहा है आपस में। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो थाइलेकॉइड है ना, यहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल, यहाँ प्रेजेंट है। ईच थाइलेकॉइड हैव दी क्लोरोफिल। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट में पता चला कहाँ क्लोरोफिल है, थाइलेकॉइड में क्लोरोफिल है। तो इसमें होता है क्लोरोफिल, जैसा आपको दिख रहा है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, राइट। जहां पे मेन लाइट रिएक्शन, जहां पे मेन ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का पार्ट चल रहा होता है। अब यहाँ पे चलो अच्छी बात है, ग्लूकोज वगैरह बन जाता है। तो ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए ना इसके पास स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, राइट। स्टार्च ग्रैन्यूल्स जो कि ऑब्वियसली स्टार्च को स्टोर करेंगे। तो ये स्टोर करेंगे स्टार्च को, क्योंकि ग्लूकोज बनेगा और हमें पता है कि भाई प्लांट में ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसके बाद इसमें खुद का राइबोसोम होगा, इसमें खुद के राइबोसोम और खुद का डीएनए भी होता है। तो ऑब्वियसली इट इज हैविंग इट्स ओन राइबोसोम। और राइबोसोम में भी कौन सी यूनिट, 70S यूनिट का राइबोसोम खुद का है इसका, और खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। तो जब खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए इसके अंदर ऑलरेडी है, तो ये अपना खाना भी खुद ही बना सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद का खाना नहीं, मतलब प्रोटीन खुद के बना सकता है। तो इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। सेमी मतलब हाफ, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। तो याद रखना कि यहाँ पे इसके खुद का माइटोकॉन्ड्रिया, खुद का राइबोसोम, सॉरी खुद का राइबोसोम, खुद का डीएनए इसमें प्रेजेंट है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, क्योंकि आधे प्रोटीन ये खुद के लिए खुद ही बनाता है और आधे प्रोटीन के लिए ये हमारे मतलब अपने सेल के न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए होगा, राइट। तो आधी प्रोटीन ये खुद बना सकता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, और ये आधा प्रोटीन खुद ही बना लेते हैं। और ऑब्वियसली जो स्टार्च बनेगा वो स्टार्च ग्रैन्यूल्स में स्टोर होता चला जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो आई एम श्योर सबको समझ में आया कि कहां पे स्ट्रक्चर, कहां पे ये एक्चुअली क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो जो सबसे क्लोरोफिल की भी बहुत सारी टाइप की पिगमेंट होती है, जो प्राइमरी पिगमेंट है, जो मेन काम करती है, वो क्लोरोफिल ए होती है। तो हम अब यहाँ पे ये जो है पढ़ेंगे कि कैसे चलता है पूरा फोटोसिंथेसिस का पार्ट, मैकेनिज्म कैसे चलता है। तो ये मैकेनिज्म आपको याद रखना है, जितना इस लेवल पर इंपॉर्टेंट है हम उतना डिस्कस करने वाले हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई कहाँ कहाँ चलता है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, साइट कितने डीप में हम चले गए हैं, हमने अच्छे से देख लिया उसको, और ठीक है हमने समझ भी लिया, राइट। अब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने वाले हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो पहले इसका होता है लाइट फेज, और इसी को ही हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट ऑब्वियसली। और इसी को ही फोटोकेमिकल, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड है। सो फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल फेज भी बोला जाता है इसको। तो लेट्स सी इसमें होता क्या है। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि सनलाइट से लाइट को ट्रैप करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, राइट। ये कहां पर होता है, ये लाइट रिएक्शन होता कहां पर है। तो ये होता है, अभी मैंने थाइलेकॉइड बताया ना आपको, सबको क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड जिसमें क्लोरोफिल है, जहां पे एक्चुअल साइट ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस है। तो ये बच्चा ये होता है, इट अकर्स इन थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड रीजन में ये होता है। सिंपल, थाइलेकॉइड सबको पता चल गया अब क्या होता है, राइट। नाउ पहला क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब लाइट से जो एनर्जी आएगी उसको पहले एब्जॉर्ब करेगा कौन, क्लोरोफिल। तो यहां पे सबसे पहले क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब किया जाएगा। सनलाइट से जो एनर्जी आई वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं क्लोरोफिल जो है पहले लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। सेकंड, इस लाइट
को यूज करके वाटर को तोड़ेगा, एंड वाटर कहां से आया? रूट से। सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, लाइट की प्रेजेंस में पानी को तोड़ेंगे। और ये भी बोल सकते हैं कि लाइट एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले, राइट। तो जो वाटर को लाइट तोड़ेगा, ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी, जो ये सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करी, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी, वो वाटर को तोड़ देगी ऑक्सीजन में। मैंने कहा था ऑक्सीजन कहां से निकलता है? वाटर से। प्लस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। बैलेंस करोगे इसको तो ये कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो ऑक्सीजन 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन, इस तरीके से निकल जाता है। ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकला है ना, दीज आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली क्या बनाएंगे? ये एटीपी बनाने में मदद करेगा। कैसे? तो ये एटीपी जो है ऑब्वियसली इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो मतलब यहाँ पे लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कैसे बेटा? हमारी क्लोरोप्लास्ट में होगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दोनों जुड़कर एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट को जोड़ते हैं। तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन लाइट रिएक्शन से बन चुका है, लाइट से, वाटर के टूटने से बना हुआ। ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा एटीपी बनने में। सेम अदर सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगा, दैट इज दी NADPH। तो NADP हमारी लाइक सेल में प्रेजेंट है, निकोटीन अमीड डी अमाइड न्यूक्लियोटाइड। ये आपको याद नहीं रखना है इसके फुल फॉर्म वैसे। तो यहाँ पे NADP अगर हम देखेंगे तो निकोटीन अमाइड ये बेसिकली है एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट। तो ये आपको याद नहीं रखना, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, बट ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें क्या होगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी देगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा NADPH। दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे दोनों जो बने लाइट रिएक्शन की वजह से, ये दोनों जो ATP और NADPH बने हैं, दीज आर नोन एज एसिमिलेटरी पावर। अब हम इनको एसिमिलेटरी पावर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही एनर्जी का सोर्स अब आगे जाकर क्या करेगा? ऑब्वियसली एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किसको? यहाँ पे डार्क रिएक्शन, मतलब ग्लूकोज बनने के प्रोसेस को। तो लाइट रिएक्शन में लाइट आई, लाइट को ट्रैप किया, ऑक्सीजन निकला, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकले, और जिन्होंने ये बना दिया, एटीपी बनाया, NADPH बनाया। ठीक है, तो NADPH को रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रिडक्शन रिएक्शन करवाता है। आगे जाकर अभी हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन कराएगा। रिडक्शन मतलब अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा CO2 को C6H12O6 बनने के लिए, क्योंकि CO2 ही कन्वर्ट होता है C6H12O6, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, उसका रिडक्शन होगा। ये सब केमिस्ट्री में आपने पढ़ाई होगा, है ना। तो ये तो था सारा लाइट रिएक्शन का लोचा। अब बेटा डार्क रिएक्शन की अगर बात करें, तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा? ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शन और ब्लैकमैन्स रिएक्शन में आप देखेंगे, और बायोसिंथेटिक फेज भी इसको बोलते हैं। तो इसलिए नहीं कि यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये एक्चुअली डिपेंड होता है सनलाइट से बनने वाले प्रोडक्ट पे, यानी ATP और NADH पर। डायरेक्ट सनलाइट पे डिपेंड नहीं, लेकिन उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड है। तो ऐसा नहीं डार्क अंधेरे में हो रहा है, नहीं, ये डायरेक्ट डिपेंड नहीं है, लेकिन ये उसके प्रोडक्ट यानी ATP NADPH जो बने हैं वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे, उनको यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनाएगा। तो बायोसिंथेटिक फेज भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ग्लूकोज बनने वाला है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में क्या ये होता कहां है? डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। आपको पता है स्ट्रोमा क्या है? क्लोरोप्लास्ट का जो पूरा स्पेस मैंने बताया था, जहां कि थाइलेकॉइड वगैरह प्रेजेंट है, यू कैन सी दी डायग्राम। ये पूरा जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रोमा है। तो एक्चुअली इस स्ट्रोमा में चल रहा है डार्क रिएक्शन। और डार्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट सनलाइट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसके प्रोडक्ट को यूज करता है और ग्लूकोज बनाएगा। तो बेटा यहां पे होगा CO2 का रिडक्शन, CO2 का रिडक्शन
और उसको एनर्जी कौन देगा, और रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन कौन देगा, NADPH। तो NADPH जो है वो उसको हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ATP उसको एनर्जी देगा, और फाइनली इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और फिर हम बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को, है ना। फाइनली इसको ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, दिस इज द ब्लैकमैन्स रिएक्शन। तो अब ये करेगा कैसे? तो बच्चा यहाँ पे डार्क रिएक्शन के लिए ना कैल्विन साइकिल चलती है स्ट्रोमा में, ठीक है। तो ये आपको आइडिया रखना है बिकॉज आप इस एग्जाम को देने वाले हो। तो यहाँ पे सिंपल सी बात मैं कहूंगी कि भाई देखो यहाँ पे क्या होगा कि CO2 कैल्विन साइकिल में एंटर करता है। एक एंजाइम होता है RUBP, दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट, एक प्रोडक्ट है, मतलब एक कंपाउंड है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। तो ये जो है वो क्या करेगा, इसको साइकिल में बिठाकर लेकर जाएगा। तो 6 CO2 ऑब्वियसली ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 चाहिए होंगे, 6 ना, तो 6 कार्बन चाहिए होंगे। 6 कार्बन कहां से मिलेंगे, 6 CO2 से। तो यहाँ पे जो है RUBP इसको अपने पास बिठाकर ले जाएगा, कहेगा भाई आजा। और ये कौन सा एंजाइम कराता है, तो रुबिस्को, दैट इज दी राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिजनेज और ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। तो रुबिस्को एंजाइम जो है वो इसको चेंज करेगा एक कंपाउंड में, ये सब आपको नहीं पढ़ने, B कंपाउंड में, C कंपाउंड में, फिर यहाँ पर CO2 को फिक्स करेगा ग्लूकोज में। तो यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होगा ग्लूकोज में, एंड फाइनली जो है यहाँ पे जो RUBP है वो रिसाइकिल हो जाता है। तो RUBP जो है वो रिसाइकिल होता रहता है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि CO2 को उठाकर इस कैल्विन साइकिल में एंटर करवाना और उसको ग्लूकोज में फिक्स करवा देना। तो CO2 फिक्सेशन इसका काम होता है। तो ये रिसाइकिल होता रहेगा, ये खुद यूटिलाइज नहीं होगा, इसका काम है CO2 को उठाकर रुबिस्को की प्रेजेंस में उसको उठाकर बिठाकर ले आना अपने साइकिल में, कि आजा भाई तेरे को ले जाता मैं इसके अंदर, इस कैल्विन साइकिल में। तो दिस इज द कैल्विन साइकिल। तो मतलब 6 CO2 चाहिए होते हैं एक ग्लूकोज बनने के लिए, और यहाँ पे उसके अलावा ये 18 ATP यूज करेगा ये पूरा रिएक्शन, और 12 NADPH यूज करेगा, क्योंकि C6H12 12 हाइड्रोजन कहां से मिलेंगे, 12 NADPH से। तो एक कैल्विन साइकिल में यहाँ पे जो है ऑब्वियसली कैल्विन साइकिल जो है वो चलती रहेगी बार बार। तो यहाँ पे जो है ये आपको याद नहीं रखने कितनी कैल्विन साइकिल चलती है, लेकिन हाँ कैल्विन साइकिल में जो है वो 6 CO2 एंटर करेंगे, 6 CO2 एंटर करेंगे, और वो एक ग्लूकोज बनाएगा। और ऑब्वियसली इस एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, हमें पता है, वो 6 CO2 से मिलेंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से ग्लूकोज बनता है ATP NADPH को यूज करके, ऑल इन ऑल। तो अगर हम पूरा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को एक समरी में लिखें, तो बेटा यहां पे मैंने क्या कहा, एक लाइट रिएक्शन होगी जिसमें कि लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर वही ATP NADPH को CO2 यूज करके रिड्यूस हो जाएगा ग्लूकोज में कैल्विन साइकिल के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला था कि जो भी लाइट है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, लाइट का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ क्लोरोफिल के थ्रू। उसके बाद वो लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया, कैसे, वाटर को स्प्लिट करके। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, और वहां से क्या निकला, ऑब्वियसली लाइट रिएक्शन में ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, लाइट रिएक्शन थी, लाइट फेज था। और यहाँ पे फिर इस लाइट फेज को केमिकल फेज में यानी ATP में कन्वर्ट किया, और NADPH प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ, और फिर ATP NADPH को यूज करके रिडक्शन ऑफ CO2 हुआ। किसका रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2 हुआ ग्लूकोज करने के लिए, किसको, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है डार्क रिएक्शन में। तो दिस इज द पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट लाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन उसके प्रोडक्ट यानी ATP NADPH इसमें यूज होते हैं। था ना एकदम सिंपल और मजेदार। तो बच्चा ये जो है ऑब्वियसली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पार्ट आपको याद रखना है। अब ये तो थे नॉर्मल प्लांट, अब वो प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, क्योंकि वहां तो भाई बहुत ही धूप होती है, इतनी धूप होती है कि भाई सारा पानी उड़ जाए प्लांट का। तो इनमें जो है
अलग तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है डेजर्ट प्लांट में। डेजर्ट प्लांट और इनको, इस डेजर्ट प्लांट को जीरोफाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये रहते हैं बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, राइट। जीरोफाइट्स में होता क्या है, पहले जैसे कि सपोज करो डे टाइम में क्या होता है, सॉरी नाइट टाइम में क्या होता है, पहले मैं ये बता देती हूँ। तो रात में, क्योंकि रात में सनलाइट है नहीं, तो ये अपना जो CO2 है ना, वो रात को ही भर लेता है प्लांट में। तो ड्यूरिंग नाइट क्या होगा, स्टोमेटा खुलेगा, स्टोमेटा खुला रहता है, स्टोमेटा ओपन रहा और स्टोमेटा के थ्रू ही CO2 आ गया प्लांट में, भर गया। अब CO2 को भाई स्टोर तो करना है ना किसी किसी फॉर्म में, तो यहाँ पे CO2 जो है वो कुछ कंपाउंड के साथ जो है वो रिएक्ट करके कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बना लेता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे यहाँ पे ये मेलेट बना लेगा। मेलेट मतलब ये कंपाउंड है जिसमें CO2 को छुपा लिया है, अपने साथ रिएक्ट करवा लिया है, अपने में सेव कर लिया है। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो आप ऑब्वियसली पढ़ेंगे अपनी 11th क्लास में, राइट। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो इनकी फॉर्म में एक्चुअली में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्म में ये सेव हो गया प्लांट सेल में। अब हो गया दिन। अब दिन में जो है बेटा ये अपने स्टोमेटा नहीं खोलता, क्योंकि भाई सारा पानी उड़ जाएगा, इसे पानी को बचाना है। तो स्टोमेटा दिन में होते हैं बंद। तो ये कैसे करेगा, कैसे खाना बनाएगा, तो जो CO2 इसने यहाँ पे, जो सनलाइट है उस एनर्जी को यूज करके, जो यहाँ पे CO2 इंटरमीडिएट कंपाउंड जो था सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह, सोर्स ऑफ CO2 की तरह काम करेगा, क्योंकि इसने CO2 को अपने में सेव किया हुआ है। तो अब ये CO2 निकालेगा, जो भी पानी है लीफ में उसको यूज करके, तब जाकर फोटोसिंथेसिस करेगा। तो याद रखना बेटा, ये होता है यहाँ पे अमेजिंग मैकेनिज्म डेजर्ट प्लांट का, कि रात में स्टोमेटा खुला, CO2 को यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड में, बीच के कोई कंपाउंड में रिएक्ट करके सेव कर दिया। फिर दिन हुआ, स्टोमेटा नहीं खुलता क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो सकता है। तो सनलाइट तो एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी जैसी आएगी सोर्स से CO2 निकलेगा और यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाएगा। है ना मजेदार। तो दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन ऑल काइंड ऑफ प्लांट। एंड आई एम श्योर एक एक चीज सब बच्चों के दिमाग में फिट हो चुकी है, क्योंकि इतना सिंपल था। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी व्हाट इज द हेटेरोट्रॉफ। तो बच्चा जब हम हेटेरोट्रॉफ की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पहले मैं आपको एमीबा और पैरामीशियम यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरों से एनर्जी लेते हैं। तो पहला टाइप, इसके टाइप्स बताती हूँ। तो सबसे पहला टाइप हेटेरोट्रॉफ का है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में जो ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है जो, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स हैं। पहला टाइप जो है वो है सेप्रोफाइटिक। और बेटा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब ये अपना खाना डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेगा। तो फीड ऑन डेड, मरे हुए डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना डिराइव करेगा, सड़े गले माल से, है ना, डिके मैटर से, डेड डिके मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से। इसका एग्जाम्पल क्या है, फंगस, फंजाई, जैसे कि यीस्ट हो गया, फंजाई में यीस्ट आ गया, जैसे मशरूम आ गए, एस्परगिलस आ गए, है ना। तो ये सारे फंजाई के पार्ट हैं। ब्रेड मोल्ड्स हो गए, तो ये सारे इसी के ही पार्ट हैं। तो भाई ये गंदे गंदे खाने डेड डिके को खा जाता है। पेनिसिलियम हो गया, ये सारे फंजाई के पार्ट हैं। खाता कैसे है, डाइजेशन कैसे करता है, तो जैसे डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर है, ये डेड पार्ट है, डिके सड़ा सा सारा डिके ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये जो फंजाई है वो क्या करेगा, अपने एंजाइम को बाहर रिलीज करेगा बॉडी के, और इसको बाहर डाइजेस्ट करके फिर बॉडी में एब्सॉर्ब करता है। तो मतलब यहाँ पे जो डाइजेशन है, याद रखना बेटा, डाइजेशन कहाँ होता है, अकर आउटसाइड द बॉडी। बाहर एंजाइम निकालेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा और फिर एब्सॉर्ब करेगा।
तो दैट मीन्स सेल के बाहर, अपनी बॉडी के बाहर ही, सेल के बाहर ही ये चल रहा है इसका। तो एक्स्ट्रा सेलुलर, मैं तो कहूंगी बॉडी के बाहर ही चल रहा है सारा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो है फंजाई ने अपना एंजाइम निकाल के, अपना एंजाइम बाहर ही निकाल के और डेड के ऑर्गेनिज्म को एब्सॉर्ब, डाइजेस्ट वगैरह करके फिर उसको एब्सॉर्ब करता है, राइट। अब यहाँ पे ये तो था पहला टाइप का हेटेरोट्रॉफ। सेकेंड होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सिंपल है भाई, यहां पे ये अपना फूड डिराइव करेगा फ्रॉम, डिराइव फूड फ्रॉम लिविंग होस्ट। जिंदा है, होस्ट कुछ भी हो सकता है जो जिससे भी खाना डिराइव कर रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं एक्टो पैरासाइटिक होते हैं। एक्टो मतलब जो बॉडी के बाहर पे चिपक कर खाना खाते हैं, एक्टो मतलब बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं होस्ट के। तो प्रेजेंट डिराइव फूड फ्रॉम द प्रेजेंट ऑन द बॉडी, प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस। तो बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं होस्ट के और वहां से खाना खाते हैं। एंडोपैरासाइटिक बॉडी के अंदर से अंदर जाकर खाना खाते हैं। तो एंडोपैरासाइटिक मतलब होस्ट बॉडी के इनसाइड होता है, तो डिराइव फूड फ्रॉम इनसाइड दी होस्ट बॉडी। तो आपको बहुत अच्छे से ये एग्जाम्पल्स भी पता है इसके। एक्टोपैरासाइट हो गए लाइस, है ना, जू होते हैं ना, जू सर पे रहते हैं, खून चूसते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे जो है यहाँ पे लीच हो गए, लीच बॉडी में चिपककर, बॉडी यानी कहीं पर भी पार्ट में चिपककर खून चूसना शुरू कर देते हैं। कैस्केटा, कैस्केटा जो है अमरबेल जिसको बोलते हैं, तो ये करता क्या है, तो बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये दूसरे प्लांट में, यानी जो यहाँ पे इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, राइट, तो ये दूसरे प्लांट में जिनमें क्लोरोफिल है उनकी बॉडी पे चिपक कर खाना खाता है। तो ये एक्टोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल क्या है, टेप वॉर्म। तो टेप वॉर्म हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर से खाना खाएगा। तो ये टेप वॉर्म है सारे के सारे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दीज आर दी पैरासिटिक, मतलब पैरासाइट हैं जो बॉडी में, होस्ट की जिंदा बॉडी में खा रहे हैं लेकिन उसको मारते नहीं है। तीसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब मिलजुल के, कि भाई तू मुझे न्यूट्रिशन दे, मैं तुझे खाना देता हूं, मैं तुझे सॉइल से ये चीज अब्सॉर्ब करके देता हूं, तू मुझे खाना दे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेंस। लाइकेंस यहाँ पे किस किस के बीच में है, ऑब्वियसली हमें पता है ये फंजाई के बीच में है, राइट। और जो लाइकेंस होते हैं फंजाई और क्या बोलते हैं बैक्टीरिया के, सॉरी ये प्लांट्स के बीच में। सेम माइकोराइजा। सो जो माइकोराइजा है बच्चा, वो प्लांट और हायर प्लांट के रूट्स और फंजाई में ये रिएक्शन होता है, मतलब ये एसोसिएशन होता है। तो इसमें क्या बोलते हैं, माइकोराइजा प्लांट, हायर प्लांट के रूट्स में ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे फंजाई और एल्गी का, ये एल्गी मतलब लोअर प्लांट्स हैं ये, है ना, हायर प्लांट के रूट में जो रहेगा, हायर प्लांट के रूट्स में जो रहता है, तो वो यहाँ पे ऑब्वियसली माइकोराइजा है, होता है इसका। तो माइकोराइजा में ये होता क्या, फंजाई कहता मैं सॉइल से आपको न्यूट्रिशन, बेसिकली नाइट्रोजन वगैरह क्या करके वो करके दूंगा, एब्जॉर्ब करके दूंगा, आपको नाइट्रोजन फिक्स करके दूंगा और यहाँ पे आप मुझे खाना दे दो। मैं आपको नाइट्रोजन या कोई भी न्यूट्रिशन है, पानी है, मिनरल है, वो सब एब्जॉर्ब करके जल्दी जल्दी दे देता हूँ। तो ये इसको मिनरल देगा क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, मिनरल देगा, वाटर एब्जॉर्ब करके देगा और ये इसको फूड दे देगा बदले में। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि ये बोलता है मैं एल्गे तुझे दूंगा वाटर एब्जॉर्ब करके, मिनरल एब्जॉर्ब करके सॉइल से, और तुम मुझे खाना दो। तो ये है यहाँ पे लाइकेन माइकोराइजा जो कि आपस में एसोसिएटेड है, कि मतलब कुछ तुम मुझे दो मैं तुम्हें कुछ खाना दूंगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चलता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारे अंदर भी देखा जाता है। तो होलोजोइक में क्या होता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 स्टेप में होता है ये, 5 स्टेप में होता है, और ये ह्यूमन में, पैरामीशियम में, अमीबा में बेसिकली हमने पढ़ना है। तो ये हम पढ़ेंगे पैरामीशियम में, हम पढ़ेंगे इसको अमीबा में, हम इसको पढ़ेंगे ह्यूमन में।
तो आज हम सिर्फ पैरामीशियम अमीबा वाला पार्ट देखेंगे, ह्यूमन वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं, विच इज हैविंग 5 स्टेप्स। पहला स्टेप, खाना खाना। क्या करते हो पहले? इंजेक्शन करते हो ना, इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड, खाने को खाना। दूसरा क्या करते हो? जब इंजेक्शन कर दिया तो अब करोगे इसका डाइजेशन। डाइजेशन सिंपल मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देना एंजाइम की मदद से। तो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको तोड़ दोगे, एंजाइम की मदद से ये होता है सारा। अब जब सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ दिया, अब क्या करोगे? उस खाने को एब्जॉर्ब करोगे, तो हमारी बॉडी अब उसको एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। उसके बाद जैसे एब्जॉर्ब करा, अब हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी, एक एक सेल उसको यूटिलाइज करेगा एनर्जी निकालने के लिए, स्टोर करने के लिए। एसिमिलेशन मतलब होता है यूटिलाइजेशन। या तो उस फूड को स्टोर कर देगा, जैसे ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो या तो इसको स्टोरेज होगा हमारी बॉडी में, जैसे ग्लूकोज स्टार्च में, ग्लूकोज सॉरी ग्लाइकोजन में स्टोर होता है हमारी बॉडी में, या फिर उसको एनर्जी निकालने के लिए यूज कर लेगा, उसी टाइम यूज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा और वो एनर्जी यूज हो जाएगी किसी रिएक्शन में। और लास्ट जो बचा कुचा खाना है वो चला गया बाहर, इजेशन होगा। तो इजेशन मतलब क्या है? यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू निकल जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड, ये निकल गया, सिंपल सी बात है। दैट्स ऑल। सो दिस इज द 5 स्टेप्स ऑफ द होलोजोइक मोड ऑफ नरिशमेंट। तो बच्चा पहला ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अगर हम अमीबा के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ नरिशमेंट देखेंगे, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एंड इवन पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे काम करता है, हमें पता है। नरिशमेंट भी यही करेगा, मतलब न्यूट्रिशन वगैरह, डाइजेशन सब यही करेगा। तो भैया ये है अमीबा, जो कि ऑब्वियसली यूकैरियोट सेल है और यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा का पार्ट है। तो ये है अमीबा। अमीबा में साइटोप्लाज्म होगा, उसका न्यूक्लियस होगा, और ये है फूड पार्टिकल आ गया इसके सामने, ये है फूड पार्टिकल। अब ये करेगा क्या? हमें पता है कि इसके ये बनाएगा यहाँ पे सूडोपोडिया, फॉस्फेट, ऐसे बना दिया इसने सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, और खाने को अंदर ले लेगा सेल के। एक ही सेल ये सारे काम कर रहा है ना। तो फिर क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस। ये इस तरीके से फैगोसाइटोसिस कर दिया, ये फूड पार्टिकल ले लिया इसने इसमें, इस स्ट्रक्चर में, सेल में, राइट। तो ये होता है फैगोसाइटोसिस, मतलब सेल ने खा लिया। फैगो मतलब खा लिया, साइटोसिस मतलब सेल खा गया फूड को। अब फैगोसाइटोसिस के बाद ये जो सेल है वो जो फूड वैक्यूल बना देगा, इसको ऐसे ऐसे वैक्यूल बनाएगा जिसके अंदर फूड है, और ये फूड है, और ये फूड वैक्यूल बन गया इसके अंदर। ये टूट जाता है ना, ये जो स्ट्रक्चर है वो पिंच ऑफ होकर सेल के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे बेटा जो फूड वैक्यूल है, यहाँ पे लाइसोसोम जो है इसके अंदर अपना एंजाइम डालेगा, इसके साथ फ्यूज होगा। तो यहाँ पे जो है ये फूड वैक्यूल लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा, क्योंकि हमें पता है लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा और डाइजेशन करेगा फूड का। तो लो जी, यहाँ पे फूड को तोड़ दिया। लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम जो एंजाइम उसके अंदर होंगे, लाइसोजाइम, उसने फूड को तोड़ दिया। तो फूड डाइजेस्टेड बाय लाइसोजाइम, जो कि लाइसोसोम के एंजाइम थे। अब यहाँ पे फूड डाइजेशन के बाद पूरा फूड एब्सॉर्ब और यूटिलाइज करेगा सेल। तो ये है हमारा अमीबा, ये है सारा खाना। अब ये सारा खाना एब्सॉर्ब और एसिमिलेट हो जाएगा। एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन, क्योंकि डाइजेशन तो हो गया। तो ये था इंजेक्शन,
इंजेशन यहाँ पे फिर फैगोसाइटोसिस, सेल ने खा लिया खाना, और फाइनली डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा कि जो भी अब बचा कुचा अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको सेल बाहर फेंक देगा। तो जो भी बेकार की चीजें थी, अनडाइजेस्टेड फूड था, वेस्ट था, वो इजेस्ट हो गया, इजेशन आउट, गयो बाहर। 5 स्टेप में खत्म अमीबा, है ना। तो ये सारे स्टेप्स हैं बेटा अमीबा के फूड के डाइजेशन के, और इनमें जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर है। तो दे आर हैविंग इंट्रा मतलब सेल सेल्यूलर डाइजेशन, सेल के अंदर चल रहा है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन चल रहा है, सेल के अंदर है ये, ठीक है। तो इंट्रा मतलब इनसाइड द सेल डाइजेशन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अमीबा पैरामीशियम दोनों में ऐसा होगा। वहीं अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये अमीबा है, इस तरीके से, इसमें इस तरीके से यहाँ पे फूड वैक्यूल होगा, मतलब सॉरी इसका माउथ लाइक स्ट्रक्चर है ये, और ये इसका साइटोपाइज यानी जहां से ये सारा वेस्ट बाहर निकालेगा, और इसकी पूरी बॉडी में सीलिया होता है, इस तरीके से हमें पता है, फुल बॉडी सीलिया है, ऐसे पूरी सीलिया इसकी बॉडी में, ठीक है। तो ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है जब इसको खाना होता है ना, तो सारी सीलिया एक साथ ऐसे मूव करती हैं, बीट करती हैं, और सारा खाना जो है वो कलेक्ट करके इसके ये स्टोव इसके मुंह में डाल देती है। तो सेल का जो मुंह होता है दैट इज द साइटोस्टोम। तो सीलिया जो है वो बीट कर करके इसको मूव कर करके खाने को कलेक्ट करके इसके मुंह में डालेंगे, राइट। तो सर्कुलेटिंग पाथ ऑफ फूड वैक्यूल अभी हम देखेंगे सारा का सारा। तो साइटोस्टोम से सीलिया की बीटिंग ने कलेक्ट करा फूड, और फूड गया इसके अंदर, ठीक है। ओरल ग्रूव, ओरल कैविटी है इसकी ये, तो देख लो इसमें सेल की भी कैविटी है, ओरल कैविटी, ओरल ग्रूव होता है, और उस ओरल ग्रूव से यहाँ पे चला गया, कलेक्ट हो गया खाना। अब ये फूड वैक्यूल बन के सेल में चला जाएगा, तो ये बन गया फूड वैक्यूल। अब हमें पता है फूड वैक्यूल है, लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा, तो ये हो गया इसका यहाँ पे इंजेशन। इंजेशन मतलब खाना चला गया अंदर, तो ये हो गया इंजेशन, फूड वैक्यूल अंदर चला गया। उसके बाद ये होगा लाइसोजाइम से फ्यूज, इसका डाइजेशन वगैरह होगा, है ना। तो यहाँ पे होगा डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होगा? लाइसोजाइम की वजह से। तो लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके ये जो है यहाँ पे फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद जैसे डाइजेशन होगा खाना सारा एब्जॉर्ब एसिमुलेट करेगा सेल, ठीक है। तो यहाँ पे सारा खाना बट गया, और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सारा साइटोपाइज से बाहर, जो भी वेस्ट होगा वो सारा का सारा यहाँ से बाहर जाएगा। दिस इज द साइटोपाइज, दैट मीन्स एनल पोर ऑफ सेल, जहां से खाना वेस्ट बाहर जाता है। बाकी ये एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन डन, दैट्स ऑल। दिस इज द कंप्लीट इंटरसेलुलर डाइजेशन इन द पैरामीशियम। तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर है, बस आपको ये सारे के सारे इसके जो भी हमने अभी नाम देखे वो आपको देखने हैं, ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। साइटोस्टोम को वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं, जो एज इसके सेल का माउथ, साइटो मतलब सेल, स्टोम मतलब माउथ, उसके माउथ की तरह एक्ट कर रहा है। फिर खाना गया ओरल कैविटी, ओरल ग्रूव में, फूड वैक्यूल बन के यहाँ पे खाना आया, लाइसोसोम के साथ फ्यूज होकर डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन हुआ, और फिर खाना जो है बाहर निकलेगा साइटोपाइज और एनल पोर के थ्रू, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पैरामीशियम। सो थैंक्स अ लॉट बच्चा, बाकी हम ह्यूमन करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। सो हैव अ ग्रेट डे एंड आई एम श्योर यू लाइक दिस सेशन। सो जिस बच्चे ने नीट एकलव्य बैच नहीं ज्वाइन किया, सो प्लीज ज्वाइन इट, क्योंकि यहाँ पे जो ये बैच है ऑब्वियसली फुल स्कॉलरशिप बेस्ड होता है, फ्री है। दिस बैच इज फॉर फ्री सारे स्टूडेंट्स के लिए। ये स्कॉलरशिप एग्जाम से ही बच्चे यहाँ पर आते हैं, और ऑब्वियसली जितने भी बच्चे होंगे वो बहुत ही शॉर्ट बैचेस होते हैं, छोटे छोटे बैचेस होते हैं, और जिसमें आपको एकदम पर्सनल अटेंशन मिलेगी। 11th-12th अच्छे से रिवाइज करेंगे, आपके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके साथ करी जाएगी, पर्सनल मेंटोर्स, पर्सनल गाइडेंस आपको दिए जाएंगे,
और पूरे डाउट सॉल्विंग के लिए आपके पास पर्सनल टीचर, मास्टर टीचर होते हैं आपके। बाकी जो भी टेस्ट आप दे रहे हो उसके टेस्ट सीरीज एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और बाकी ऑब्वियसली टेस्ट डिस्कशंस होते रहेंगे। सो यहाँ पे अगर कोई पे करके भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज फुल फ्री स्कॉलरशिप बैच है। सो प्लीज बी द पार्ट ऑफ इट, be the part of Eklavya batch, and you can just Google कि यहाँ पे जो maximum selection है happen from this batch. So all the best, have a great day, see you all in the next class.